डिटेक्टिव कोनन, डेथ नोट। अध्याय 21 से 21, जिन का टेक्स्ट संदेश। पुलिस के जाने के समय लगभग 8:40 बज रहे थे। बाद में सभी को पूरक रिपोर्ट देनी होगी, इसके अलावा मामला समाप्त माना जा रहा था। हायाशी योशिकी और अन्य लोगों का वहां रुककर उन्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था और वे जल्द ही योको ओकिनो के घर से चले गए। अरे, मैंने तो हमेशा ही कहा है कि आजकल के युवा वाकई कमाल के हैं। वे बहुत तेजी से सोचते हैं। कोगोरो मोरी ने पूरे रास्ते हायाशी योशिकी की प्रशंसा की। एरी किसाकी के साथ अपने रिश्ते के अलावा हायाशी योशिकी द्वारा सुझाए गए कमीशन के कारण ही उन्हें योको ओकिनो का निजी नंबर मिला था। पुलिस के जाने के बाद योको ओकिनो कोगोरो मोरी को कमीशन की फीस देने की योजना बना रही थी, लेकिन वह शर्मिंदगी के मारे उसे स्वीकार नहीं कर पाए और मुस्कुराते हुए बस 2 और ऑटोग्राफ मांग लिए। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि इसमें कुछ हद तक किस्मत का भी हाथ था, हायाशी योशिकी मुस्कुराया। और उस समय अंकल मोरी के चेहरे के भावों को देखकर लगता है कि उन्हें कुछ गड़बड़ जरूर महसूस हुई होगी। हा, ये तो सच है, हम बस थोड़ी सी गलती कर बैठे। तुम इस मूर्ख बूढ़े आदमी की चापलूसी क्यों कर रहे हो? कोगोरो मोरी को बेशर्मी से हंसते हुए और अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए देखकर कोनन एडोगावा के होंठ फड़कने लगे। लेकिन कोनन ने हायाशी योशिकी की ओर देखे बिना नहीं रह सका। उनके शांत और सौम्य व्यवहार को देखकर उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। यह पहली बार था जब किसी मामले को सुलझाते समय उन्हें खुद को शक्तिहीन महसूस हुआ था। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से पहल की थी और उसके पास सोचने के लिए अधिक समय था, और इससे पहले कि वह सभी पहलुओं को जोड़ पाता, इस व्यक्ति ने घटनास्थल पर केवल 2 नजरें डालीं और तुरंत अकियोशी फुजी की आत्महत्या की विधि को समझ लिया। क्या रहस्य उपन्यासकार वाकई इसी तरह से मामलों को सुलझाते थे? क्या यह इतना अतार्किक था? जीतने की अपनी प्रबल इच्छा के कारण कोनन थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। हालांकि उसने जल्दी ही खुद को संभाला और सोचा कि अगली बार वह स्थिति को पलटने में सक्षम होगा। अपने फोन में मग्न हायाशी योशिकी को कोनन की दबी हुई चुनौती का एहसास नहीं हुआ। फिर उसने अपने पीछे आ रहे शरारती बच्चों की ओर देखा। काफी देर हो चुकी है। पहले इन बच्चों को घर भेज देते हैं। हाँ, उनके परिवार वाले अब तक चिंतित होंगे। रान मोरी मान गईं, अपने हाथों को घुटनों पर टिकाकर बच्चों से बात करने के लिए नीचे झुक गईं। तुम्हारा घर का फोन नंबर क्या है? क्या तुम अपने माता पिता को फोन करके उन्हें तुम्हें लेने आने के लिए कह सकते हो? ठीक है, मेरा घर का नंबर है। मित्सुहिको त्सुबुराया ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे जल्दी घर जाना होगा। जेंटा कोजिमा ने उदास चेहरे से अपना पेट पकड़ते हुए कराहते हुए कहा और लगभग जमीन पर बैठ ही गया। उसी क्षण अयुमी योशिदा चुपचाप एक कदम पीछे हट गई और धीरे से हायाशी योशिकी के कोट के कोने को खींच लिया। हायाशी योशिकी ने नीचे देखा। भाई, अयुमी के घर का नंबर यह है। अयुमी ने थोड़ी शर्माते हुए फुसफुसाया। कोनन, जिसने पास से यह सब देखा, अचानक समझ गया कि अयुमी शायद इसके जरिए हायाशी योशिकी का फोन नंबर हासिल करने की कोशिश कर रही थी। आजकल प्राथमिक विद्यालय के छात्र बहुत ही होशियार होते हैं। उसने मन ही मन आह भरी। हायाशी योशिकी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नंबर सुनते ही उसने अपना फोन निकाला और अयुमी को कॉल किया। वह थोड़ी उत्साहित होकर पास खड़ी रही और उसके घर की ओर चल पड़ी। दूसरी तरफ से लगातार धन्यवाद और राहत की आवाजें सुनकर हायाशी योशिकी ने फोन काट दिया और फिर से अयुमी की तरफ देखा। तुमने अपने परिवार को बिना बताए इतनी देर रात तक बाहर रहना छोड़ दिया। दोबारा ऐसा मत करना। ठीक है, अयुमी अब आगे ऐसा नहीं करेगी, छोटी बच्ची ने शालीनता भरे भाव से सिर हिलाया। योशिकी ओनिसान सही कह रहे हैं। हम अब और ऐसा नहीं कर सकते, रान ने दोनों लड़कों की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा। हम समझते हैं, रानी-सन। मुझे अभी भी भूख लग रही है। जेंटा कोजिमा जल्द ही खड़े होने की ताकत भी खो बैठे। हालांकि कोगोरो मोरी लगातार बड़बड़ा रहा था कि बच्चे परेशानी का सबब हैं। वह सिर्फ शिकायत कर रहा था, क्योंकि वास्तव में वह बच्चों के माता पिता के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। वैसे, योशिकी, क्या तुमने कभी अपना करियर बदलकर जासूस बनने के बारे में सोचा है? मैंने वास्तव में इस पर विचार किया है। हायाशी योशिकी ने रुककर कहा, लेकिन सच कहूं तो इसका मकसद मेरे अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा खोजना भी है। अरे, अगर कभी कोई सवाल हो तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। हाँ, आखिर मैं तो कई सालों से जासूस रहा हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि आपके चाचा के पास कोई खास उल्लेखनीय मामले नहीं हैं, कोनन ने बिना किसी झिझक के कोगोरो के पिछले रिकॉर्ड को उजागर करते हुए कहा। क्या कहा आपने? कोगोरो मोरी क्रोध से भड़क उठा और उसने तुरंत ही लोहे की मुट्ठी से पलटवार किया। कोनन के सिर पर उभरे बड़े से हिस्से को देखते हुए हायाशी योशिकी ने बिना किसी भाव के कहा। मुझे आपसे कुछ पूछना है, अंकल मोरी। एक जासूस एजेंसी खोलने के लिए मुझे क्या करना होगा? ठीक है, आपको बस पुलिस को इसकी सूचना देनी होगी।
लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ प्रक्रियाएं थोड़ी असुविधाजनक हो सकती हैं। प्रचार के लिए मैं सुझाव दूंगा कि आप मेरे जैसा एक बड़ा, ध्यान खींचने वाला बोर्ड लगा दें। हा हा हा। इस दुनिया में जासूसों का दर्जा अपेक्षाकृत ऊंचा था, लेकिन यह बात केवल मशहूर जासूसों पर ही लागू होती थी। आम जासूस ज्यादातर खोए हुए पालतू जानवरों को ढूंढने या मुकदमों की जांच करने में मदद करते थे। मशहूर होने से पहले कोगोरो मोरी ज्यादातर इसी तरह के मामलों को संभालते थे। हायाशी योशिकी ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गया है। कुछ देर बाद बच्चों के माता पिता आ गए और उन्हें घर ले गए। हायाशी योशिकी ने कोगोरो मोरी के कुछ पीने के लिए बाहर जाने के निमंत्रण को ठुकरा दिया और टैक्सी से वापस घर आ गए। रास्ते में उन्हें योको ओकिनो का फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज मिला। आज आपकी मदद के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, श्रीमान हायाशी। अगर आप नहीं आते तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता। खैर, अगर आपको कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक पूछें। योको ओकिनो और हायाशी योशिकी ने अभी अभी एक दूसरे के संपर्क विवरण का आदान प्रदान किया था। हायाशी योशिकी ने तुरंत जवाब टाइप किया। कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या आप अब ठीक हैं, मिस योको? कुछ देर बाद। हाँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उस अपार्टमेंट में वापस जाऊंगी। आखिरकार वहां किसी की मौत हुई थी। यह स्पष्ट था कि बेइका शहर में आवास की कीमतें भविष्य में तेजी से गिरेंगी और इसके लिए एडोगावा कोनन के नाम से जाना जाने वाला यमराज काफी हद तक जिम्मेदार था। हायाशी योशिकी ने तो केवल शिष्टाचारवश ही पूछा था। योको ओकिनो के लिए अकियोशी फुजी शायद अतीत की एक निशानी मात्र थे, संभवतः उनके हाई स्कूल के दिनों से जुड़ी कोई गहरी भावनाएं नहीं थी। लेकिन उनके पहले के कबूलनामे के बाद भले ही योको ओकिनो यह समझ सकती थी कि उन्होंने चिंता के कारण ऐसा किया, फिर भी वह अपने एजेंट इची यामागिशी के साथ काम करना जारी नहीं रख पाएंगी। अचानक हायाशी योशिकी के कोट की भीतरी जेब से एक भिनभिनाहट की आवाज आई। यह वही फोन था जो जिन ने उसे पहले दिया था। अगले शुक्रवार रात 9:20 बजे ट्रेनिंग ग्राउंड पर आ जाना। जिन। वह एक पल के लिए रुका। ठीक है। हायाशी योशिकी ने संदेश भेजने के तुरंत बाद उसे डिलीट कर दिया। अध्याय 22 से 22, समय के नियम का नियंत्रक जिन, एक छड़ी से समय रेखा तोड़ो। इसके कुछ समय बाद तक हायाशी योशिकी ने बेहद आरामदेह जीवन व्यतीत किया। उसे विशेष रूप से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। उनकी दैनिक दिनचर्या में अधिकतर संगठन के प्रशिक्षण मैदानों में आत्मसुधार करना और कभी कभार डेथ नोट के साथ प्रयोग करना शामिल था। इसी बीच उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती रही। उनकी छवि से आकर्षित प्रशंसक, उनके उपन्यासों में निहित तर्क से प्रभावित पाठक, बीका टीवी पर लाइव प्रसारित होने वाले एक रहस्यमय सेगमेंट की मदद से और उस मामले के कारण जहां योको ओकिनो ने एक साक्षात्कार के दौरान व्यक्तिगत रूप से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, साथ ही उनके प्रकाशक और संगठन दोनों के समर्थन से हायाशी योशिकी को जब भी वे बाहर जाते थे तो कभी कभी लोग उनसे ऑटोग्राफ मांगते हुए मिलते थे। क्या आपने सचमुच जासूस बनने के बारे में सोचा है? एरी किसाकी ने उसे देखते हुए फिर से समझाने की कोशिश की। योशिकी, तुम रहस्य उपन्यासकार के रूप में नाम और आमदनी दोनों में कहीं बेहतर कर रहे हो। इस बदलाव की वाकई कोई जरूरत नहीं है। एरी किसाकी ने सोच समझकर अपने शब्दों का चयन किया। ऐसा नहीं था कि वह जासूसों को नीचा समझती थी, वह बस चिंतित थी। इस बच्चे को हाल ही में जरूरत से ज्यादा प्रसिद्धि मिल रही थी। बेशक बहुत से लोग उनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि बहुत से लोग उनसे नाराज भी होते। देखने में तो यह फूलों का सागर जैसा लगता था, लेकिन सतह के नीचे बहुत धुआं और आग छिपी थी। अगर जासूसी के क्षेत्र में आने के बाद भी वह अपनी सफलता बरकरार रख पाता है तो यह अच्छी बात होगी, लेकिन अगर वह किसी मुश्किल मामले में फंस जाता है तो जनमत में नाटकीय बदलाव आ सकता है। एक वकील के तौर पर एरी किसाकी ने ऐसे कई उदाहरण देखे थे। मनोरंजन या संगीत जगत के उभरते सितारों की शुरुआत में खूब प्रशंसा होती थी, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई बड़ी असफलता मिलती थी, निराशा और उपहास का तांता लग जाता था। उनमें से कई युवा सितारे उस उपहास के बोझ तले दबकर टूट जाते थे और लंबे समय तक अवसादग्रस्त रहते थे। एरी किसाकी को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि इन मीडिया संस्थानों का अक्सर नुकसान पहुंचाने का इरादा भी नहीं होता था। वे तो बस मांग के अनुसार खबरें छापते थे, वही लिखते थे जो बिकती थीं। दरअसल मुझे पहले से ही काफी हद तक पता है कि आप क्या सोच रही हैं, आंटी एरी। ओह, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मुझे इस तरह की लोकप्रियता पसंद है, लेकिन अगर मेरी प्रतिष्ठा अचानक धराशायी भी हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि मुझ पर इसका कोई असर पड़ेगा। हायाशी योशिकी जब बोल रहे थे तो उनके आकर्षक चेहरे से एक गर्मजोशी और आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है और इसीलिए मैं कोशिश करना चाहता हूं। एक जासूस के रूप में मैं शातिर अपराधियों को सजा दे पाऊंगा या किसी का नाम साफ करने में मदद कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि यह वाकई सार्थक है। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे बैठक के एक कोने में गर्म रोशनी फैल रही थी। कितना शानदार भाव है। उसके प्रसन्न चेहरे को देखकर एरी किसाकी के दिल में कुछ कोमल भावनाएं उमड़ने लगीं।
उसने एक लंबी सांस छोड़ी और उसके कंधे ढीले पड़ गए। योशिकी हमेशा इतना शांत रहता है। खैर, मुझे आंटी एरी को चिंता करने से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। आप? एरी किसाकी क्षण भर के लिए अवाक रह गई। और फिर भी, मानो हयाशी योशिकी की मुस्कान का जवाब देते हुए, वह भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा उठी। सामान पैक करो। हम बाहर जा रहे हैं। मैं कपड़े बदलने जाता हूं। ठीक है। आज एरी किसाकी के दुर्लभ अवकाश के दिनों में से एक था और संयोगवश उनका मन टहलने का हुआ। कुछ ही समय बाद वह उस अवसर के अनुरूप कपड़े पहनकर वापस बाहर आई। वह आज भी पहले की तरह ही सुरुचिपूर्ण और सजी जी थी। उसके मुलायम भूरे बाल करीने से पिन से बंधे हुए थे। उसने सफेद ब्लाउज के ऊपर एक फिटिंग वाली ग्रे जैकेट पहनी थी जो उसके शरीर पर एकदम फिट बैठ रही थी। नीचे एक फिटिंग वाली काली स्कर्ट और पारदर्शी काली स्टॉकिंग्स से उसके सुडौल, आकर्षक पैर दिख रहे थे। सुंदरता और आकर्षण का एकदम सही संतुलन। मैं कैसी दिख रही हूं? आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आंटी एरी। हाँ, वरना मुझे आपके बगल में चलते हुए देखे जाने पर बहुत शर्म आएगी। एरी किसाकी ने एक मनमोहक मुस्कान दी। मेकअप करने के बाद उसकी आंखें और भौहें आकर्षण से दमक रही थी। हंसते समय उसमें 30 वर्ष की एक परिष्कृत महिला का सारा आकर्षण झलक रहा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही। यह दुख की बात है कि रैन आज नहीं आ सकती क्योंकि वह स्कूल में है। एरी किसाकी दरवाजे पर खड़ी थी, एक हाथ दीवार पर टिकाए हुए वह अपने जूते पहन रही थी। मुझे याद है कि टीटन हाई स्कूल की छुट्टी काफी जल्दी हो जाती है। शायद हम उसे स्कूल के बाद आमंत्रित कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। मुस्कुराते हुए एरी किसाकी ने अपनी चाबियां उठाईं और हयाशी योशिकी के उसके पीछे बाहर आने का इंतजार करने लगी। वे दोनों साथ में नीचे गए। आज फिर से एरी किसाकी गाड़ी चला रही थी। आखिरकार उसकी मिनी कूपर की ड्राइवर सीट हयाशी योशिकी के लिए थोड़ी तंग थी। जैसे ही वे गैरेज से बाहर निकले, उसने पूछा, पहले कुछ खाना चाहते हो? नाश्ता? मैकडॉनल्ड्स का हेल्दी नाश्ता कैसा रहेगा? तुम्हें वह खाना इतना पसंद क्यों है? क्योंकि यह सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। उसका सवाल सुनकर हयाशी योशिकी की आवाज नरम और थोड़ी शर्मिंदगी भरी हो गई। उस खूबसूरत महिला ने उसकी ओर देखा और उसकी हल्की सी झिझक को महसूस किया। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। यह लड़का हमेशा परिपक्व और भरोसेमंद लगता था, लेकिन कभी कभी वह अप्रत्याशित रूप से प्यारा भी हो सकता था। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे इसे खाए हुए काफी समय हो गया है। ठीक है। उसके बाद चलिए मॉल चलते हैं। मुझे कुछ किराने का सामान खरीदना है और कुछ कपड़े भी देखने हैं। चूंकि अब आप एक जानी मानी हस्ती बन चुकी हैं, इसलिए आपको अपनी छवि का ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मॉल के बगल में एक बैंक है, मुझे वहां जाकर कुछ पैसे निकालने होंगे। मोबाइल भुगतान के बिना भी समाज में रहना एक झंझट था। कार्ड और नकदी की हमेशा जरूरत पड़ती थी। सौभाग्यवश संपादक असामिया ने कल ही उन्हें बता दिया था कि पिछली तिमाही की कमाई उनके खाते में जमा हो चुकी है। हयाशी योशिकी को बस कैशियर के पास जाकर राशि की पुष्टि करनी थी। लेकिन सच में पिछला तिमाही इतनी जल्दी कैसे बीत गया? अचानक एक अजीब से विचार से प्रेरित होकर हयाशी योशिकी ने तारीख देखने के लिए अपना फोन निकाला। एक नजर पड़ते ही वह जम गया। क्या आज 13 अप्रैल है? हाँ, क्यों? लेकिन क्या यह कल की ही बात नहीं थी? एरी किसाकी के चेहरे पर दिख रहे उलझन भरे भाव को देखकर हयाशी योशिकी ने तुरंत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। एडोगावा कॉनन। ऐसा लग रहा था मानो जब से वह बच्चा शिशु में परिवर्तित हुआ है, तब से समय ही बेतरतीब ढंग से चल रहा हो। अपने पिछले जीवन में हयाशी योशिकी को पता था कि इस दुनिया में समय की अवधारणा में कुछ अजीब है, लेकिन उसने कभी इस बारे में ज्यादा परवाह नहीं की थी। लेकिन अब वह खुद इसका अनुभव कर रहा था कि कल तक तो स्पष्ट रूप से 2 अप्रैल ही था और अचानक 13 अप्रैल हो गया। यह बहुत ही हैरान करने वाला था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि तारीखों में भारी अंतर होने के बावजूद आज ही के दिन वह अगला शुक्रवार था जिसका जिक्र जिन ने किया था। सौभाग्य से उसने अपने फोन पर समय देख लिया था, वरना वह जिन के साथ मीटिंग चूक सकता था और कौन जानता था कि इसके क्या परिणाम होते। अब से मुझे हर सुबह उठने के बाद तारीख देख लेनी चाहिए। और मुझे आश्चर्य है कि क्या समय में होने वाली यह विचित्र विकृति डेथ नोट पर कोई प्रभाव डालेगी। अध्याय 23 से 23। अचानक मेरे मन में एक दिलचस्प विचार आया। मुझे देखने दो। योशिकी, तुम्हारा शरीर सुडौल है, इसलिए इस तरह की ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। पुस्तक विमोचन समारोह में उन्होंने जो सूट पहना था वह बहुत ही आकर्षक था। इन सफेद और काले रंग की शर्ट में से एक ले लीजिए और इसे कुछ अच्छी टाई के साथ पहन लीजिए। एक पुरुषों के कपड़ों की दुकान में एरी किसाकी उत्साहपूर्वक हयाशी योशिकी को फैशन संबंधी सलाह दे रही थी। वह उसके सामने खड़ी थी, ठोड़ी पर हाथ रखे हुए, एक पेशेवर स्टाइलिस्ट की तरह उसका निरीक्षण कर रही थी। जब भी वह कोई कमीज पहनकर देखता, वह उसे एक जैकेट थमा देती। कभी कभी वह उसे एक ही स्टाइल के अलग अलग शेड्स भी आजमाने को कहती। हयाशी योशिकी सहयोगी थी।
आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि एरी किसाकी का स्वाद वास्तव में अच्छा था और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से औपचारिक पोशाक को पसंद करती थी जो उसके हमेशा कपड़े पहनने के तरीके से स्पष्ट था। फिलहाल इन्हीं से काम चला लेते हैं। सबसे आकर्षक पोशाकों का चयन करने के बाद एरी किसाकी ने सहमति में सिर हिलाया, फिर उसकी ओर मुड़कर पूछा, योशिकी, क्या आप कुछ और देखना चाहेंगे? मैं 2 टी-शर्ट ले लेता हूं। कभी कभी मुझे कुछ कैजुअल पहनने का मन करता है। अच्छा। उसने एक दुकानदार को बुलाया। सारे कपड़े पैक हो जाने के बाद एरी किसाकी ने अपने कार्ड से भुगतान किया। लेकिन पैसों की चिंता उन दोनों में से किसी को नहीं थी। एरी किसाकी की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी और हायाशी योशिकी की भी। सच तो यह है कि वह उसका ख्याल रखने में खुश थी। हायाशी योशिकी रान से केवल कुछ ही साल बड़े थे। इससे एरी किसाकी के मन में यह सवाल उठा कि अगर उनका बेटा होता तो शायद वह उसे भी इसी तरह कपड़े पहनाती। रैन ने कहा कि वह लगभग 4:30 बजे यहां आएगी, इसलिए चलो कैफे चलते हैं और उसका इंतजार करते हैं। ठीक है। हायाशी योशिकी को कोई आपत्ति नहीं थी। कैफे वहां से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। बैठने और ऑर्डर देने के बाद दोनों ने अनौपचारिक बातचीत की। थोड़ी देर बाद उन्होंने रान मौरी को प्रवेश द्वार की ओर आते देखा। अपनी बेटी को देखते ही एरी किसाकी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। उन्होंने रैन को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर सोफे पर थोड़ा सा खिसककर उसके लिए जगह बना ली। माँ। योशिकी आई। रान की आवाज नरम और थोड़ी शर्मीली थी। वह अभी अभी स्कूल से आई थी और उसने अभी भी टीटन हाई स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी, एक नीले ब्लेजर के नीचे एक सफेद कमीज और टाई, साथ में एक नीली प्लीटेड स्कर्ट। 16 साल की उम्र में वह मेकअप नहीं करती थी, लेकिन उसकी मासूमियत भरी विशेषताओं में स्पष्ट रूप से उसकी मां की सुंदरता विरासत में मिली थी, विशेष रूप से वे चमकदार रत्न जैसी आंखें। आओ बैठो। अरे, ये नन्हा बच्चा कौन है? एरी किसाकी बोलते हुए मुस्कुराई, फिर उसने देखा कि एक छोटा सा प्राथमिक विद्यालय की उम्र का लड़का रैन के पीछे पीछे चल रहा है। ये कोनन है। फिलहाल ये हमारे साथ रह रहा है। ये शिनिची का रिश्तेदार है, रैन ने बेपसी भरी मुस्कान के साथ समझाया। जब उसे पता चला कि मैं बाहर जा रही हूं तो उसने मेरे साथ आने की जिद की। अच्छा ऐसा है। एरी किसाकी को लगा कि वह कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हेलो योशिकी आई। कोनन ने मुस्कुराते हुए हायाशी योशिकी की ओर देखा। उस जानबूझकर मीठी आवाज को सुनकर हायाशी ने अपने कॉफी कप पर अपनी पकड़ थोड़ी और कस ली। फिर भी उसने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराकर जवाब दिया। रान अपनी मां के बगल में बैठ गई और कोनन हायाशी योशिकी के बगल में बैठ गया। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन ही मन में कई भावनाएं उमड़ रही थी। तो तारीख रैन, जिसका जिक्र किया गया था, क्या वह सचमुच उसके साथ था? कोनन को दिल टूटने की पीड़ा महसूस हुई। उसने रैन को उत्साह से बाहर जाने की तैयारी करते देखा था और जब उसने पूछा तो उसने कहा कि वह डेट पर जा रही है। यह बात उसे बिजली के झटके की तरह लगी। वह अभी अभी बच्चा बना ही था और अब उसकी बचपन की प्रेमिका एक आकर्षक बड़े आदमी से मोहित हो रही थी। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? तो रानसान योशिकी-सान के साथ डेट पर आई है? हाँ। कोनन की बातों से रैन की आंखें चौड़ी हो गईं। जब उसने देखा कि हायाशी योशिकी भी थोड़ा हैरान दिख रहा है तो वह शर्म से लाल हो गई। बेवकूफी मत करो कोनन। मैंने जिस डेट का जिक्र किया था वह मेरी मां के साथ थी। ओह समझा। अपने सामने बैठी मां बेटी की जोड़ी को देखकर कोनन को आखिरकार थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन तभी एरी किसाकी ने कहा, खैर आज की सैर का इंतजाम तो मैंने ही किया था रैन। लेकिन अगर तुम्हारी दिलचस्पी हो तो तुम दोनों को साथ में और समय बिताना चाहिए। आखिर तुम चचेरे भाई बहन हो। लेकिन योशिकीनी तो वाकई बहुत लोकप्रिय होंगे, है ना? कोनन ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा, उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। उनसे मिलने का समय मिलना भी मुश्किल होगा। मेरी क्लास की अयुमी भी उस दिन के बाद से योशिकीनी के बारे में बात करना बंद नहीं कर रही है। केवल एक ही धारणा के आधार पर निष्कर्ष पर न पहुंचे। हायाशी योशिकी को कोनन को देखना मजेदार लगता था, जो बाहर से शांत दिखता था लेकिन संभवतः अंदर ही अंदर चीख रहा होता था। खैर, योशिकी की जीवन शैली काफी साफ सुथरी और स्वस्थ है, एरी किसाकी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। कोनन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। फिर हायाशी योशिकी ने सीधे उसकी ओर देखा। तुम्हें पता है, तुम सचमुच कुडो शिनिची से बहुत मिलते जुलते हो। कोनन का शरीर तुरंत अकड़ गया। उसने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं शिनिचीनी का रिश्तेदार हूं। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो मुझे याद आ गया। यह बच्चा सचमुच शिनिची की तरह दिखता है जब वह बच्चा था, एरी किसाकी ने आश्चर्य से कहा। ऐना? जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैंने भी यही सोचा था। बिल्कुल वैसा ही, हायाशी योशिकी ने पूछा। ऐसा ही लगता है, रैन ने थोड़ा अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। जैसे ही कोनन के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आने लगीं, हायाशी योशिकी ने शांति से एक नोटबुक और कलम निकाली और नोट्स लिखने लगे। विषय बदलने की कोशिश करते हुए कोनन ने बनावटी हंसी के साथ पूछा,
योशिकीनी, आप क्या लिख रहे हैं? मुझे अभी अभी एक दिलचस्प कहानी का विचार आया। एक मशहूर जासूस एक प्रयोग के दौरान दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसका शरीर 8 साल के बच्चे जैसा हो जाता है। सामान्य स्थिति में लौटने और इसके पीछे के संगठन का पर्दाफाश करने के लिए वह एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र के रूप में मामले सुलझाना शुरू कर देता है। यह तो बहुत ही शानदार है, रैन ने चमकती आंखों से कहा। यह दिलचस्प तो लगता है, एरी किसाकी ने आलोचनात्मक ढंग से सोचते हुए कहा। लेकिन एक बाल जासूस शायद कम उम्र के दर्शकों के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है, तो शायद यह उपन्यास के रूप में काम न करे, कॉमिक ज्यादा उपयुक्त रहेगा। हयाशी योशिकी ने सिर हिलाया, फिर कोनन की ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। कोनन, तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा लग रहा है? आहा, मुझे नहीं पता। बंद करो। क्या रहस्य उपन्यासकारों के पास इतनी भयावह कल्पनाएं नहीं हो सकती? कोनन ठंडे पसीने से तरबतर होकर वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं जब उसने हयाशी योशिकी को देखा, जिसका चेहरा अभी भी सौम्य था, लेकिन जिसका कलम बीच वाक्य में रुक गया था क्योंकि वह कोनन को ध्यान से देख रहा था। फिर से लिखना शुरू करने से पहले। अध्याय 24 से 24, श्री हयाशी योशिकी, जो नामकरण में माहिर हैं। एडोगावा कोनन अपनी जगह पर अकड़कर खड़ा रहा। उनके सामने रान मौरी पहले से ही बड़े चाव से केक का एक टुकड़ा खा रही थी। हम्मा। मिठास से उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। रैन ने एक सभ्य महिला की तरह एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया और उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। उसके बगल में बैठी एरी किसाकी ने स्नेहपूर्वक उसे देखा और उसे एक नैपकिन थमा दिया। हयाशी योशिकी ने अपनी कॉफी की एक घूंट ली। यह ठीक ठाक था। कॉफी बीन्स के पैकेटों पर लिखे विस्तृत स्वाद विवरणों में उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, जैसे कि ताजगी भरे और जीवंत फूलों के स्वाद या कैरेमलाइज्ड अनाज की भरपूर सुगंध। उन्होंने यह जान लिया था कि फल और फूलों के स्वाद वाली रोस्ट अक्सर खट्टी होती हैं, जबकि लकड़ी के स्वाद वाली रोस्ट कड़वी होती है। उनके लिए इतना ही काफी था। वैसे, कोनन, तुम्हारा नाम एडोगावा कोनन है ना? हाँ। समझ गया। जब कोनन ने हयाशी योशिकी को कलम उठाते और अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए देखा, तो उसका चेहरा भावहीन हो गया। वह सचमुच मेरे नाम का इस्तेमाल मेरी वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित मंगा के लिए प्रेरणा के रूप में नहीं करने वाला है, ना? नहीं। मुझे उसे रोकना होगा इससे पहले कि वह इसे गंभीरता से प्रकाशित कर दे। कोनन मन ही मन घबरा रहा था। दरअसल, हयाशी योशिकी ने एडोगावा कोनन का नाम अपनी नोटबुक में लिखा था, लेकिन एक बिल्कुल अलग कारण से। उन्हें लंबे समय से इस बात में दिलचस्पी थी कि डेथ नोट कैसे काम करता है, किसी व्यक्ति के असली नाम की पहचान करता है। क्या यह नाम उनके आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है? या फिर क्या यह वह नाम है जिससे वे अवचेतन रूप से और व्यक्तिगत रूप से खुद को जोड़ते हैं? या शायद यह वह नाम है जिससे वे समाज में सबसे अधिक जाने जाते हैं? इस तीसरे सिद्धांत पर विचार करते हुए कोनन एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसका असली नाम कुडोशिनिची था, लेकिन उसकी वर्तमान पहचान, जिसे सार्वजनिक रिकॉर्ड और उसके आसपास के सभी लोग जानते थे, एडोगावा कोनन थी। यहां तक कि कोनन स्वयं भी अपने इस उपनाम से अभ्यस्त हो चुका था और इसे स्वीकार कर चुका था। ऐसे में, क्या डेथ नोट में एडोगावा कोनन का किरदार लिखना कारगर साबित होगा? कागज पर कलम रुक गई और हयाशी योशिकी इस विचार में और भी ज्यादा डूबता चला गया। वह हमेशा अपने साथ जो नोटबुक रखता था, उसमें डेथ नोट से फाड़े गए पन्ने थे, जिन्हें उसने अपने नोट्स के बीच चतुराई से छिपा रखा था, बिना संदेह पैदा किए नाम लिखने के लिए एकदम सही जगह। योशिकीनी, क्या आपको मेरा नाम भी याद है? कोनन ने खुद को रोक न पाने के कारण पूछा। बिल्कुल। आपका नाम वाकई दिलचस्प है, कोनन। यह बस ठीक ठाक है। कोनन ने यह नाम जल्दबाजी में सोचा था, यह एक यूं ही रखा गया नाम था। लेकिन अब उसकी निगाहें हयाशी योशिकी की नोटबुक पर टिकी हुई थीं। ओकिनो योको वाली घटना के बाद उसने योशिकी के टीवी पर दिए गए भाषणों की समीक्षा की और पाया कि उसे नाम इकट्ठा करने की आदत थी। नामों की बात करें तो आपने कहा था कि आपको चीजों के नाम रखने में दिक्कत होती है। आप कितने बुरे हैं? मैं भी उत्सुक हूं, योशिकीनी, रैन ने कहा, उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। आह! हयाशी योशिकी के चेहरे पर तनाव के भाव उभर आए। उनकी उत्सुक निगाहों के सामने वह एक पल के लिए झिझका, फिर नोटबुक उनकी ओर घुमा दी। एडोगावा कोनन, एडोगावा केबेई, एडोगावा केक्सिकावा, एडोगावा कोनन, उमिडोगावा कोनन, एडोगावा कोर्गी। एक नजर पड़ते ही रैन और कोनन दंग रह गए। रैन की आंखें तो सिकुड़कर छोटी छोटी दरारों जैसी हो गईं। गंभीरता से कोनन अविश्वास भरी निगाहों से हयाशी योशिकी को घूर रहा था। क्या वह कम से कम चीजों के नामकरण को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश भी नहीं कर सकता था? तो ये वो चीज थी जो वो मुझे देखते हुए लिख रहा था। वह हंस नहीं सका, लेकिन उसके सामने बैठी रैन अचानक खिलखिलाकर हंसने लगी। माफ करना, मेरा इरादा आप पर हंसने का नहीं था, योशिकीनी। कोई बात नहीं। मुझे नाम रखने में वाकई बहुत दिक्कत होती है, हयाशी योशिकी ने नोटबुक बंद करते हुए स्वीकार किया। हर किसी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें वे अच्छे होते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें वे अच्छे नहीं होते, एरी किसाकी ने हंसते हुए कहा। लेकिन हयाशी योशिकी के सुंदर, शांत चेहरे को देखकर उसे उसकी यह कमी आश्चर्यजनक रूप से मनमोहक लगी।
रैन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, इससे योशिकीनी वास्तव में अधिक वास्तविक प्रतीत होता है। वैसे आप वाकई बहुत आकर्षक हैं और कई चीजों में कमाल के हैं। आपसे बात करना आसान है, लेकिन किसी तरह आप हमेशा थोड़े अवास्तविक से लगते हैं। यह कहने के बाद वह थोड़ी शर्मिंदा सी दिखी। क्या ऐसा है? हम्मा, मुझे तुम्हारा यह रूप ज्यादा पसंद है। वैसे क्या आप दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लिए हैं? एरी किसाकी ने अचानक पूछा। अभी तक नहीं। रान के जवाब देते ही उसने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला। चलिए नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, योशिकीनी। जरूर, मेरा नंबर है। एरी किसाकी की सहमति भरी निगाहों के नीचे दोनों ने तुरंत एक दूसरे के संपर्क विवरण का आदान प्रदान किया। इस बीच कोनन केवल ईर्ष्या भरी भावों के साथ अपना पेय पी सकता था और खामोश निराशा में स्ट्रॉ को दांतों से काट रहा था। चलो आज रात हम सब बाहर खाना खाने चलते हैं। लेकिन मैंने घर पर करी चावल बनाने की सामग्री पहले से ही तैयार कर ली है। मुझे पापा के लिए खाना बनाना है। उस लापरवाह आदमी को भूल जाओ। बात पक्की हो गई है, मैं रिजर्वेशन करवा लूंगा। अरे, इसे अगली बार के लिए बचा लेते हैं, माँ। रान चंचल और नखरे वाली हरकतें करने लगी। एरी किसाकी आपत्ति जताने वाली लग रही थी, लेकिन तभी हयाशी योशिकी ने बोलना शुरू कर दिया। माफ कीजिए आंटी एरी, दरअसल मेरी बाद में एक अपॉइंटमेंट है, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ सकता है। ओह योशिकी, ठीक है, तो हम अगली बार तक इंतजार करेंगे। अच्छा लगा। एक रेस्टोरेंट है जहां मैं जाना चाहता था। अगली बार वहीं चलते हैं। कौन सा? मुस्कुराते हुए रान ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और उत्साह से भरी हुई अपनी मां को उस जगह के बारे में बताने लगी। उन्हें देखकर हयाशी योशिकी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। रान का ऐसा व्यवहार केवल एरी किसाकी के सामने ही होता था। आखिरकार खाना बनाना, सफाई करना और घर का सारा काम संभालने के साथ साथ पढ़ाई भी तो वही करती थी। अपनी उम्र के हिसाब से उस पर काफी जिम्मेदारी थी। लेकिन अपनी मां के साथ वह आखिरकार फिर से 16 साल की लड़की बन सकती थी। और कोनन, वह अब भी हयाशी योशिकी को घूर रहा था, यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसके मन में रान के लिए भावनाएं हैं या नहीं। क्या हुआ? क्या तुम्हें बचा हुआ केक चाहिए? लड़के की निगाहों को भांपते हुए हयाशी योशिकी ने लापरवाही से अपनी बची हुई मिठाई को मेज पर सरका दिया। आज वास्तव में उसे मीठा खाने की इच्छा नहीं थी। अध्याय 25 से 25। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? आज की कार अलग थी। क्या आपने अपनी कार बदल ली है? मेरे भाई की कार मरम्मत के लिए गई है, वोडका ने ड्राइवर की सीट से पीछे मुड़कर देखते हुए आश्चर्यजनक रूप से ईमानदारी से कहा। जिन सामने की पंक्ति में चुपचाप सिगरेट पीता रहा। तो आज रात मुझे चुनौती देने का क्या कारण है? क्या तुम जासूस बनने की योजना बना रहे हो? जिन ने पूछा। उसकी निगाहें रियरव्यू मिरर में हयाशी योशिकी से मिली। हाँ, यही योजना है। ओह, जिन जवाब से संतुष्ट प्रतीत हुआ। उसने हल्की सी मुस्कान दी, शायद मजाक उड़ाते हुए या शायद आनंदित होते हुए, लेकिन और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने वोडका की ओर इशारा किया। गाड़ी चलाना। वोडका ने इंजन स्टार्ट किया और बिना कुछ कहे गाड़ी सड़क पर ले गया। काली गाड़ी शहर की सड़कों पर सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी। सड़क की बत्तियां एक के बाद एक गुजरती हुई विंडशील्ड पर लंबी लंबी परछाइयां बना रही थीं। हयाशी योशिकी पहली बार वोडका द्वारा चलाई जा रही कार में सफर कर रहे थे और उन्होंने आश्चर्य से देखा कि वो व्यक्ति कितनी स्थिरता और सटीकता से गाड़ी चला रहा था। लेकिन कोई बात उसे परेशान कर रही थी। वोडका, हालांकि देखने में एकाग्र लग रहा था, बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। जब उसने अचानक देखा कि हयाशी योशिकी उसे घूर रहा है, तो स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ और भी कस गई। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? वह पूछे बिना नहीं रह सका, उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट झलक रही थी। यहां तक कि जिन भी। वोडका ने हयाशी योशिकी के हत्या के तरीकों को पूरी तरह से नहीं सुलझाया था, लेकिन उसने विश्लेषण सुना था। वह जानता था कि इस आदमी का दिमाग कितना तेज और हिसाब किताब करने वाला था। उस स्तर की सटीकता के साथ। क्या वह अब मेरा विश्लेषण कर रहा था? जिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तुम्हारे धूप के चश्मे एकदम काले हैं। मैं बस यह जानना चाह रहा था कि क्या तुम्हें सड़क ठीक से दिखाई दे रही है? हयाशी योशिकी ने शांत भाव से जवाब दिया। मुझे सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है। मैं दुर्घटनाग्रस्त नहीं होऊंगा। अच्छा। जैसे ही हयाशी योशिकी ने मुंह फेरा, वोडका ने राहत की सांस ली। कार में फिर से सन्नाटा छा गया। जिन ने सैर का उद्देश्य नहीं बताया और हयाशी योशिकी ने भी नहीं पूछा। इसके बजाय आसपास के वातावरण पर नजर रखते हुए उसने लापरवाही से अपने कोट से एक कलम और नोटबुक निकाली। आप क्या कर रहे हो? मैं लिख रहा हूं। देखना चाहते हो? उबाऊं। जिन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। उन्हें रहस्य कथाओं या जासूसी नाटकों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें हत्या के उनके तरीके हास्यास्पद लगते थे। जब सिर में गोली मारना ही काफी था तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? हयाशी योशिकी ने खिड़की से बाहर झांका। यह रास्ता
क्या यह उसी एक्वेरियम की ओर नहीं जा रहा है जहां हम पिछली बार गए थे? हाँ, वोडका ने सपाट लहजे में जवाब दिया। हायाशी योशिकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो क्या हम आज रात एक गद्दार को फांसी देने जा रहे हैं? तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, है ना? जिन ने बिना प्रशंसा या उपहास किए बुदबुदाया। खैर, वह जगह सुनसान है। रात में वहां कोई चहल पहल नहीं होती। बेका में बहुत कम जगहें ऐसी हैं जो फांसी देने के लिए उपयुक्त हों। जिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे फांसी का मैदान वाक्यांश कुछ हद तक अच्छा लगा। इससे इसकी पुष्टि हो गई। हायाशी योशिकी जानता था कि जिन इस तरह के मिशन के बारे में झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं था। उनके अनुमान के अनुसार वे रात लगभग 10 बजे एक्वेरियम पहुंचेंगे, जिसका मतलब है कि लक्ष्य को संभवतः रात 10 बजे के आसपास उस क्षेत्र में लुभाया गया होगा। उसने संगठन के आंतरिक डेटाबेस से वांछित संदिग्धों की सूची को याद किया और तुरंत एक ऐसे व्यक्ति की पहचान कर ली जो उस प्रोफाइल से मेल खाता था। उसने अपनी नोटबुक का डेथ नोट वाला भाग खोला और लिखना शुरू किया। ताकुत्सुकिता। 13 अप्रैल की रात 21:46 बजे वह बेका सिटी एक्वेरियम के आसपास मोटरसाइकिल चलाता है और लूटपाट शुरू कर देता है। पहली 2 घटनाओं के दौरान सफलतापूर्वक 23,601 येन नकद लूट लिए। रात 10:09 बजे एक नए वाहन को जबरन रोकने के बाद वह उससे पैसे वसूलने के लिए उसके पास पहुंचा और यात्री सीट पर बैठे व्यक्ति ने पिस्तौल से उसके माथे पर गोली मार दी। अगले ही क्षण उसकी गर्दन में चाकू से वार किया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। काम खत्म करने के बाद हायाशी योशिकी ने ध्यानपूर्वक पृष्ठ की जांच की। वह एक प्रयोग कर रहा था। डेथ नोट घटनाओं को अंजाम देने के लिए एक स्क्रिप्ट की तरह काम कर सकता है। पहला परीक्षण धनराशि का था 23,601 येन। यदि ठीक उतनी ही राशि वास्तविकता में दिखाई देती है तो नोटबुक में कारण कार्य संबंध को नियंत्रित करने का एक स्तर मौजूद था। दूसरी बात मौत का संदर्भ था, लक्ष्य वाहन और यात्री सीट पर पिस्तौल लिए बैठा व्यक्ति जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग। स्थान को देखते हुए यह केवल जिन और वोडका की कार ही हो सकती थी। इससे पहले एक परीक्षण में हायाशी योशिकी ने एक अपराधी को शहर की सड़क पर आरपीजी से मारे जाने की कहानी लिखी थी। नतीजा? उस व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, संभवतः इसलिए क्योंकि उस सड़क पर किसी के पास भी इस तरह का हथियार होने की संभावना नहीं थी। इस बार परिदृश्य कहीं अधिक ठोस था। हालांकि उसने त्सुकिता के लक्ष्य के रूप में इस कार का जिक्र नहीं किया, लेकिन सभी संकेत इसी ओर इशारा कर रहे थे। तीसरा परीक्षण तरीका था, जिन एक ही गोली से हत्या करने के लिए कुख्यात था। वह कभी भी किसी को बाद में चाकू नहीं मारता था। क्या डेथ नोट उसे अपने स्वभाव के विपरीत काम करने के लिए मजबूर करेगा? रात 10 बजे तक, जैसा कि अनुमान लगाया गया था, कार राइस फ्लावर एक्वेरियम के पास पहुंच गई। जैसे जैसे वे करीब आते गए, वोडका की ड्राइविंग और भी तनावपूर्ण होती गई। उसकी आंखें, जो उसके काले लेंस के पीछे छिपी थीं, बार बार नियॉन साइन बोर्ड और धुंधली स्ट्रीट लाइट्स की ओर घूम रही थी। सड़क के बारे में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। और तेज, जिन ने तीखे स्वर में कहा। वोडका ने एक्सीलरेटर दबाया और आखिरकार गली के प्रवेश द्वार पर टिमटिमाते स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़े एक आदमी के सामने ब्रेक लगा दिया। जिन ने अपनी खिड़की नीचे कर ली। वह व्यक्ति बोलने के लिए एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन बंदूक की नली पहले से ही उसके चेहरे की ओर तनी हुई थी। टकराना। गोली की आवाज गूंजी, एकदम सटीक और निर्णायक। गोली उसके माथे को चीरती हुई निकल गई। खून की बौछार से फुटपाथ रंग गया। फिर किसी के जमीन पर गिरने की जोरदार आवाज सुनाई दी।